नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टैग बाबू ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि WCL ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन किस तारीख को निकला है। WCL ने दोस्तों एक नोटिफिकेशन निकाला है 9/1/2023 को, जिसमें वैकेंसी डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी कंपनी में कार्य कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसीज निकाली है। उस वैकेंसी में दोस्तों ओवरशियर की 29 वैकेंसी है, जूनियर टेक्निकल इंस्पेक्टर T&S ग्रेड डी की 63 वैकेंसी है, क्लर्क ग्रेड 3 ट्रेनी की 241 वैकेंसी है, स्टोर इशू क्लर्क ट्रेनी ग्रेड 3 की 43 वैकेंसी। ऐसे दोस्तों टोटल 284 वैकेंसी WCL ने अपने डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए निकाला है। दोस्तों, इस वैकेंसी का बहुत से कर्मचारी वेट कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और दोस्तों वो सभी यह चाह रहे थे कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकाली जाए ताकि हम उस एग्ज़ाम पे बैठ पाएँ। चलिए दोस्तों, अब इसमें जैसे ही ये वैकेंसी निकली तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही वैकेंसी निकली तो सभी के दिमाग पे यही आया है कि हमें इसे कब भरना होगा, कैसे भरना होगा, इसकी आखिरी तारीख क्या है, और इस वैकेंसी को फाइट करने के लिए हमें क्या सिलेबस मिलेगा, क्या पढ़ना होगा। सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ इस वीडियो में क्लरिकल ग्रेड 3 से संबंधित ही क्वेश्चंस जो है, या फिर आपको एक आइडिया देने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा आपका पेपर होगा और आपको क्या तैयारी करनी होगी। इससे संबंधित दोस्तों सिलेबस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप चाहें तो वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, वहां से मटेरियल उठा सकते हैं। फिर भी दोस्तों, यदि आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर पूछें। मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगा। एक बात और बता दूं कि मैं सिर्फ आपको एक अनुमानित प्रश्न ही बता रहा हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि आपके दो प्रकार के एग्जाम होंगे, एक तो रिटर्न होगा और एक होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों, जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उन्हीं को कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट में बुलाया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई नहीं करेंगे उनको सेकंड एग्जाम कंप्यूटर के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए आपको दमखम से तैयारी करना है रिटर्न की, ताकि आप कंप्यूटर टेस्ट में बैठ सकें। और संभावना यही लगाई जा रही है दोस्तों, जो रिटर्न क्वालिफाई करेगा उसमें से मैक्सिमम लोग पास हो सकते हैं। इसलिए आप अभी अपने करियर में ध्यान दीजिए और ज़रूर तैयारी करिए रिटर्न की, ताकि आप इजीली उस रिटर्न एग्ज़ाम को निकाल सकें। रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका 90 मिनट का और उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर्स जो होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 नंबर होगा, और आपको कम से कम 50 मार्क्स जनरल के लिए लाना है और 40 मार्क्स जो है वो SC ST के लिए लाना है। जो ये क्वालिफाई करेंगे उनको कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट में बुलाया जाएगा, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी नंबर दिए गए हैं। आपका जितना हायर एजुकेशन रहेगा उतना आपको नंबर उसमें प्लस भी मिलेंगे। जैसे अगर कोई 10वीं पास है तो उसको 3 नंबर प्लस करके मिलेगा, यदि कोई 12वीं पास है तो उसको 5 नंबर मिलेगा, यदि किसी के पास में बैचलर की डिग्री है तो उसको 7 नंबर मिलेगा, और कोई अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो दोस्तों उसको 10 नंबर अपने अंक के साथ में जुड़ करके मिलेंगे। इसलिए आप एजुकेशन के साथ में अभी आप पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए, ताकि आपको तैयारी करना और एग्ज़ाम फाइट करने में आसानी हो। मैं आपको बता दूं कि जिनके साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स होने हैं, आपका बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा दोस्तों। क्योंकि आज के समय में जितने हमारे कोल वर्कर हैं वो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, भले ही अंडरग्राउंड पे काम कर रहे हैं या सरफेस में काम कर रहे हैं, किसी भी विभाग में जो काम कर रहे हैं दोस्तों वो बहुत अच्छे वेल ट्रेन लोग हैं। आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान देना जरूर होगा। मैं आपको सिलेबस का एक नमूना दिखाता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी। मैं आपको सिलेबस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की नोटिफिकेशन और जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं ताकि आपको मैं बता सकूं कि इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये पार्ट 1 बना रहा हूं। यदि दोस्तों आप लोगों का प्यार मिलता रहा और आप लोगों ने मेरे वीडियो को सराहा तो मैं पार्ट 2 लेकर के जरूर आऊंगा, ताकि आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए आसानी हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं।
और उसके आंसर्स पहले आप मुझे बताइएगा। मैं आपको आंसर शीट नेक्स्ट वीडियो में पुटअप कर दूंगा कि इनके आंसर, सही आंसर क्या है। इसका मैं जो आपको मॉडल है उसका एक डॉक्यूमेंट फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप घर में उसका प्रिंट निकाल के या कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल तैयार की है दोस्तों, उसमें कुछ 30 या 40 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं आप लोगों के लिए कि इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का नाम क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें कोल इंडिया के चेयरमैन का जो नाम है वो क्या होना चाहिए। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत उसकी अनुषंगिक कंपनियां कितनी आती है, मतलब MCL, NCL, ECL, CCCL, ये जो अनुषंगिक कंपनियां हैं वो सीधे कोल इंडिया के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों हमको काउंटिंग बताना है कि कितनी कंपनियां कोल इंडिया के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध महोदय का नाम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोयला मंत्री का नाम क्या है। तो आपको बताना होगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें कोयला मंत्री का नाम आप बताइए। उसके बाद है दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण किस तारीख को किया गया। नेशनलाइजेशन कोल इंडिया लिमिटेड का किस तारीख को गया वो आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण और स्थापना दिवस, ये दोनों पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप चाहें तो दोस्तों गूगल में एक बार सर्च कर लीजिए, या फिर आप कोल इंडिया के हिस्ट्री में जाकर के सारी डिटेल वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 11वां की 8वीं बैठक किस तारीख को की गई थी। वो मैं तारीख, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला दोस्तों क्योंकि ये ऐतिहासिक निर्णय इसमें लिया गया है कि 19% FGP का फाइनल इस तारीख को किया गया। इसमें सहमति बनी थी प्रबंधन और यूनियन के बीच में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। वर्तमान में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर कितने क्षेत्र आते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कितने क्षेत्र आते हैं वो सारे, जैसे मध्य प्रदेश में 3 क्षेत्र आते हैं, महाराष्ट्र में 7 क्षेत्र आते हैं, ऐसा करके आपको ध्यान रखना होगा कि कितने क्षेत्र आते हैं, उसकी काउंटिंग बताना है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के किन किन राज्यों में फैला हुआ है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है वो कितने स्टेट्स में फैला है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, या फिर और किसी स्टेट्स में भी है। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन। उसके बाद पूछेगा दोस्तों, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये किस सिटी में स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी आपसे पूछेगा कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप सही उत्तर उसमें सेलेक्ट करिएगा। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में कितने क्षेत्र आते हैं, ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश स्टेट जो है उसके अंतर्गत WCL के कितने क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों 3 क्षेत्र आते हैं। और महाराष्ट्र में, सेकंड क्वेश्चन इसी को क्रॉस कर सकता है वो, कि महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कितने क्षेत्र आते हैं। आपको सही पता होना चाहिए दोस्तों, और उसी के हिसाब से आप आपका आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड में NEIS का फुल फॉर्म क्या होता है। NEIS जो हमें नंबर 1 अलर्ट होता है, उसका फुल फॉर्म, एक्चुअल फुल फॉर्म क्या होता है, वो आपसे पूछ सकता है कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। अभी दोस्तों हमारी सैलरी और सारी जो चीज़ें होती है वो SAP के थ्रू होती है, तो SAP का फुल फॉर्म ही पूछ सकता है। इसलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यही रखा कि SAP का फुल फॉर्म क्या होगा, आप उसकी जानकारी दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप सही आंसर लगा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के डायरेक्टर पर्सनल महोदय का नाम क्या है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के डायरेक्टर पर्सनल अलग हैं और कोल इंडिया के डायरेक्टर पर्सनल अलग है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको पता है तो आप सही निशान लगाइएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी तैयारी कर लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको नहीं पता है, या फिर आस पड़ोस में या अपने किसी अधिकारी से पूछ लीजिए जिनको इन सब का नॉलेज है। अगला क्वेश्चन दो, भूमि के अंदर काम कर रहे स्थायी कर्मचारियों की EL की गणना कितने दिनों में होती है। यदि कोई अंडरग्राउंड वर्कर है तो उसकी EL जो है कितने दिनों पे निकाली जाती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। गैर अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों को उपस्थिति बोनस का भुगतान कितने प्रतिशत किया जाता है। हमें जो अटेंडेंस बोनस मिलता है हर क्वार्टर में, वो कितने % दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 10 के अनुसार मासिक आर्थिक सहायता राशि का भुगतान कितना किया जाता है। यदि दोस्तों किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं होता है ड्यूटी के लिए, या फिर लाइव स्टोर में रखने लायक कोई बच्चा नहीं होता है, उसकी वाइफ नौकरी नहीं करना चाहती है, तो कंपनी पे एक प्रावधान है मॉनेटरी कंपनसेशन का, ताकि उसको हर महीने एक मुफ्त राशि प्रदान की जाए ताकि वो अपना आर्थिक भरण पोषण कर सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो इसके लिए कंपनी ने कैटेगरी 1 का बेसिक रखा हुआ है 26,292 रुपये 97 पैसे।
ये NCW 10 के अनुसार है। ये हर NCW में रिवाइज होता है और इसको भी कमेटी के द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आश्रित को रोजगार प्रावधान के अंतर्गत लाइव रोस्टर में किस उम्र में से किस उम्र तक रखा जाता है। यदि किसी बच्चे को लाइव रोस्टर में रखना है तो उसकी उम्र कितनी होना चाहिए और कब तक उसको लाइव रोस्टर में रखा जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 4.5 साल का हुआ था। दोस्तों पूरे अभी जितने भी NCWA लगे हुए हैं उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा NCWA है जो 4.5 साल का हुआ था, वो भी आपका है चौथा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये बहुत लॉजिकल चीज़ है कि चौथा ही आपका 4.5 साल का हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 9 की अवधि किस तारीख से किस तारीख तक थी। आपको ये पता होना चाहिए कि NCW 9 किस तारीख से किस तारीख तक, किस तारीख में लागू हुआ और किस तारीख को वो खत्म हो रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। आप 1 जुलाई 2011 से लेकर के 30/6/2016 तक ये लागू था। बेसिक भी पूछ सकता है दोस्तों। तो आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 10 के अनुसार कैटेगरी 1 का बेसिक कितना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कैटेगरी 1 का बेसिक कितना है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछ सकता है, गणना मैथमेटिकल क्वेश्चन, कि आपको कुछ फिगर्स दे देगा। जैसे यदि किसी कर्मचारी का वेतन 1310 रुपये प्रतिदिन है एवं उसकी मासिक उपस्थिति 20 दिन की है, जिस पर VDA प्लस SDA 22.8% है, तब उस कर्मचारी का ग्रॉस कितना होगा। तो आपको ये कैलकुलेशन करते आना चाहिए। यदि आपको निकालते नहीं आता है तो आपके जो इकाई का या यूनिट का या ऑफिस का जो बिलिंग क्लर्क है, आप उससे कांटेक्ट करिए, उससे फॉर्मूला सीखिए, उससे तरीका सीखिए कि किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 10 के अनुसार अंडरग्राउंड अलाउंस को कितने प्रतिशत में फ्रीज किया गया है। NCW 10 में दोस्तों अंडरग्राउंड अलाउंस को फ्रीज कर दिया गया, तो वो कितने प्रतिशत किया गया है वो आपको पता होना चाहिए या नहीं है। तो आप बात कर लीजिए अंडरग्राउंड वर्कर से, वो आपको बता देंगे, या बिलिंग क्लर्क से। बहुत सारी जानकारी आपको बिलिंग क्लर्क से या किसी से डिस्कस करने में आसानी से क्लियर हो जाएगी। आपको ज़्यादा हेवी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मैंने उन्हीं NCW से निकाले हैं, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन से निकाले हैं। इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेरा सिर्फ कहना यह है कि इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गैर अधिकारी वर्ग का नव नियुक्त कर्मचारी वर्ष के मई-जून महीने में नियुक्त किया जाता है तो उसकी CL क्या होगी। यदि दोस्तों कोई फ्रेश एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन करता है और उसकी ज्वाइनिंग की तिथि होगी मई या जून महीने में, अगर ज्वाइन करेगा तो उसकी CL कितनी निकलेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। CL का रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारे लीव रूल आपको पता होना चाहिए। मैं उसको भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो जानने में। यदि आप चाहेंगे तो मैं उससे समझा भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें ये जानना है, तो मैं आपको रेगुलेशन लीव का जो रूल है वो आपको मैं पढ़ा भी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CCL को एक बार में अत्यधिक कितने दिनों की दी जा सकती है। यदि कोई महिला CCL लेना चाह रही है, चाइल्ड केयर लीव, तो उसको मैक्सिमम कितने डेज की वो CCL ले सकती है। तो दोस्तों मैक्सिमम वो ले सकती है 15 दिनों की। ये भी आपको लीव रूल में मिल जाएगा। MGB का फुल फॉर्म क्या है, अभी हमने MGB से रिलेटेड ऊपर में एक क्वेश्चन देखा जिसमें बताया गया कि जो NCW 11 है उसकी आठवीं बैठक कब हुई थी, उसी में दोस्तों ये निर्णय लिया गया था 19% का MGB का। तो MGB का फुल फॉर्म होता है मिनिमम गारंटी बेनिफिट। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 10 किस तारीख को हस्ताक्षर किया गया था। यह आपको जरूर पता होना चाहिए कि NCW 10 जो है वो किस तारीख को हस्ताक्षर किया गया था। जब आप NCW 10 खोलेंगे तो उसका जो पहला पेज है वहीं लिखा रहेगा न्यू दिल्ली और उसके नीचे डेट लिखी होगी 10/10/2017। ऐसा हर NCW के फ्रंट पेज में लिखा होता है। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 10 के अनुसार क्लर्क ग्रेड 3 का बेसिक कितना है। आप क्लेरिकल के एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि क्लेरिकल ग्रेड 3 का बेसिक कितना था NCW 10 के अनुसार। तो उसका बेसिक था दोस्तों 28,242 रुपये 84 पैसे। यदि किसी भूमिगत गैर अधिकारी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं होती है तो उससे SLP कितने वर्ष में दिया जाएगा। यदि कोई अंडरग्राउंड वर्कर है और उसका प्रमोशन नहीं होता है, उसको SLP लगना है, तो वो कितने सालों में दिया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन अब मैं आपको बता रहा हूँ। CPRMSNE की जो स्कीम है, जो 40,000 रुपये हमारा डिडक्ट हो रहा है या किसी नए एम्प्लॉय का 2-2 हज़ार रुपये करके हो रहा है, जो 40,000 रुपये अमाउंट कंपनी हमसे जमा करवाती है मेडिकल स्कीम के रूप में, वो वास्तव में 40,000 की स्कीम नहीं है दोस्तों, वो है 58,000 की स्कीम।
40,000 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट खुद करता है और 18,000 रुपये कंपनी उस 40,000 में मिलाती है, तो टोटल ऐसी स्कीम हुई 58,000 की। तो आप ये याद रखिए कि स्कीम 58,000 की, अगर वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि 40,000 रुपये की कटौती की जाती है जिसमें कंपनी द्वारा कितने अतिरिक्त राशि का सहयोग किया जाता है, वो पूछ सकता है कि आपके एम्प्लॉय के 40,000 रुपये कटे तो इसके अलावा कंपनी आपको क्या दे रही है, वो अपना शेयर क्या मिला रही है। तो दोस्तों 18,000 रुपये वो आपके शेयर में मिलाती है, तो 40 + 18 टोटल 58,000 होता है। तो 58,000 की CPRMSNA की स्कीम है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के अंतर्गत लिए जाने वाले समस्त निर्णयों को किस कमेटी द्वारा लिया जाता है। जैसे हमारा NCWA जिसके भी द्वारा फाइनल किया जाता है उस कमेटी का नाम क्या है, तो उस कमेटी का नाम है JBCCI। आश्रित को रोजगार प्रावधान के अंतर्गत यदि किसी भूतपूर्व कर्मचारी के पुत्र को नौकरी दी जानी हो तो उसकी अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। यदि कोई एम्प्लॉय डेथ करता है और उसकी वाइफ चाहती है कि मैं अपने लड़के को नौकरी दूं, तो उस लड़के की मैक्सिमम उम्र कितनी होना चाहिए ताकि कंपनी उसको अपनी नौकरी दे सके, मतलब आखिरी उम्र कि इसके बाद अगर वो क्रॉस करता है तो कंपनी उसको नौकरी नहीं देगी। तो दोस्तों वो है 35। यदि उसका पुत्र नौकरी करना चाहता है तो कंपनी उसको 35 साल की उम्र तक ही नौकरी प्रदान करेगी, और यदि स्पाउस नौकरी करना चाहती है तो उसकी उम्र है 45 के एबोव अगर उसकी उम्र होगी तो कंपनी उसको नौकरी पे नहीं रखेगी, उसको मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड करवाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 10 के तहत लाइव रोस्टर स्कीम में कितनी राशि का भुगतान भूतपूर्व कर्मचारी के आश्रित को किया जाता है। यदि कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसको LCS लाइव कवर स्कीम का जो पैसा है उसको कितना दिया जाता है NCW 10 के अनुसार। तो उसका अमाउंट है 1,25,000 रुपये उसके परिवार को मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय ऑन रोल डेथ किया गया। ये सिर्फ ऑन रोल डेथ पे दिया जाता है। कंपनी में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं कामगारों के लिए वर्ष में कितने संवैतनिक अवकाश होते हैं। जो हमारे PH होते हैं वो कितने निर्धारित किए जाते हैं कंपनी द्वारा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने PH कंपनी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पाथेखेड़ा क्षेत्र की किस खदान में कंटिन्यूअर माइनर मशीन का उपयोग सर्वप्रथम किया गया। सबसे पहले CM पाथेखेड़ा की किस खदान पे लगाई गई, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पाथेखेड़ा के लिए ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और ये इतिहास में दर्ज रहेगा, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि पाथेखेड़ा की किस खदान पर कंटिन्यूअर माइनर का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका आंसर है दोस्तों तवा 2 में पाथेखेड़ा क्षेत्र की एक ऐसी खदान है जहां पे सबसे पहले CM का उपयोग किया गया। इसके पहले कंटिन्यूअर माइनर का उपयोग किसी अन्य खदान पर नहीं किया गया पाथेखेड़ा क्षेत्र की। दोस्तों इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन तैयार किए थे। यदि आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छा आपको तैयार कर सकूं, क्वेश्चन तैयार कर सकूं। फिर भी आप मुझे, और यदि आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने क्वेश्चंस को सुधार सकूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।